हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर में सबसे पहले आपको बताएंगे जहां पीएफआई के लिए भर्ती लड़कों को दी गई ट्रेनिंग। एनआईए की रेड में सैलून चलाते पकड़े गए दो सबसे बड़े आतंकी। जी हां दोस्तों, पीएफआई को लेकर सबसे बड़ा ग्रुप चला रहे थे। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां रशिया और भारत ने निकाला अमेरिकी प्रतिबंधों का तोड़, 2 और S-400 आने का रास्ता होगा साफ। आखिर कैसे मिली सफलता, सबसे पहले आपको बताएंगे। साथ ही साथ बताएंगे जहां खैबर पख्तूनख्वा में खेती करेगी पाकिस्तानी सेना, रिपोर्ट में सबसे बड़ा खुलासा। और इजराइल हमास संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद से की बात। मध्य एशिया के हालात पर हुई चर्चा बताएंगे दोस्तों। सीएम भूपेश बघेल को महादेव बैटिंग ऐप के प्रमोटर ने दिए 508 करोड़, ईडी का सबसे बड़ा दावा। जी हां, अब क्या भूपेश बघेल भी जाएंगे जेल? क्या होगी दोस्तों आगे की कार्रवाई, सबसे पहले आपको बताएंगे। और साथ ही साथ बताएंगे जहां अमित शाह जी ने गरीब महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने, 1 लाख सरकारी नौकरी का कर दिया 20 वादे। जी हां, एक से एक जानकारियां बताएंगे, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पीएफआई के लिए भर्ती लड़कों को ट्रेनिंग। एनआईए की रेड में सैलून चलाते पकड़े गए 2 आतंकी। बता दें, एनआईए ने राजस्थान के कोटा से पीएफआई के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आतंकियों के नाम वाजिद अली और मुबारक अली हैं। दोनों गिरफ्तार आतंकी कोटा के रहने वाले हैं और पीएफआई के लिए ये आतंकी वारदात की योजना बना रहे थे। दरअसल एजेंसी की जांच में पता चला कि मोहम्मद आसिफ उर्फ आसिफ सादिक सर्राफ और मोहम्मद सोहेल पीएफआई के ट्रेंड आतंकी हैं, जो इस प्रतिबंधित आतंकी संगठन की आतंकी साजिशों में शामिल रहे हैं। ये तीनों ट्रेंड आतंकी है जो पीएफआई के लिए भर्ती करने में लगे थे और साथ ही उन्हें हथियार और आतंकी वारदातों को अंजाम देने के लिए ट्रेनिंग दे रहे थे। जी हां, असल में ये तीनों मुस्लिम युवकों को अपने संगठन में भर्ती लोगों को बीच धार्मिक भेदभाव पैदा कर दंगे भड़काने की साजिश में भी लगे थे और ये खास तौर से राजस्थान में आतंकी वारदातों के लिए ट्रेनिंग दे रहे थे। जी हां दोस्तों, अब ऐसे में एनआईए की रेड में सैलून चलाते पकड़े गए ये 2 आतंकी पीएफआई के निकले हैं। दोस्तों ऐसे में अब इनको क्या सजा मिलनी चाहिए, कमेंट में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, बहुत जरूरी खबर, रूस और भारत ने निकाला अमेरिकी प्रतिबंधों का तोड़, 2 और S-400 आने का रास्ता होगा साफ। आखिर कैसे मिली ये सफलता, सबसे पहले आपको बता दें, यूक्रेन युद्ध के बाद से भारत लगातार रशिया से डिस्काउंट रेट पर क्रूड ऑयल खरीद रहा है। भारत ने इसकी पेमेंट रुपए में की थी। युद्ध के बाद से ही रशिया भारत रुपए और रूबल में ट्रेंड कर रहे हैं। लेकिन रूस की सबसे बड़ी चिंता लाखों बैरल तेल बेचकर मिले रुपए को खर्च करना था, क्योंकि भारत से रशिया ज्यादा कुछ नहीं खरीदता। लेकिन अब रशिया ने रुपए को खर्च करने का एक विकल्प खोज लिया है। रशिया ने भारत के एक शिपयार्ड को 24 कार्गो जहाज का ऑर्डर दिया है। रशिया का ये फैसला भारत की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। दरअसल पेमेंट में आ रही समस्याओं के कारण रशिया के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की 2 बैटरी की डिलीवरी में देरी हो रही थी। रशिया ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड यानी GSL और रशियन एक्सपोर्टर सेंटर के बीच सहयोग की घोषणा हुई है। इस पर सहमति तब बनी जब रूसी अधिकारी S-400 की शेष 2 बैटरियों की डिलीवरी कार्यक्रम पर चर्चा के लिए भारत में आए थे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको हम आम भाषा में समझाए तो भारत ने रशिया से तेल खरीदा और उसको भारत की करेंसी दी। रशिया के पास भारत की करेंसी आ गई। अब रशिया भारत की करेंसी को किसी और देश में कन्वर्ट नहीं कर सकता था। उसके पास एक ही चारा बचा कि वो क्यों ना किसी और काम में भारत के साथ ही उस रुपए का लेन देन कर ले और दूसरे वे में यानी 24 कार्गो जहाज का ऑर्डर भारत को दिया है और वो पैसा भारत को ही चला जाएगा वापस। इस तरह दोस्तों ये बड़ी काट निकाली गई है रशिया और भारत के द्वारा। रशिया और भारत ने अमेरिकी प्रतिबंधों का ये तोड़ निकाल लिया। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि ये बिल्कुल सही डिसीजन और बिल्कुल सटीक फैसला लिया गया है तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट में मोदी है तो मुमकिन है जरूर कहिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां खैबर पख्तूनख्वा में खेती करेगी पाकिस्तानी सेना, रिपोर्ट में सबसे बड़ा खुलासा, कृषि उत्पादकता बढ़ाने पर दिया जाएगा जोर। बता दे, पाकिस्तान की सेना अब खेती करने के मूड में दिखाई दे रही है। हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है दोस्तों, पंजाब प्रांत में खेती करने का निर्णय लेने के महीनों बाद पाक सेना अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की हजारों एकड़ जमीन पर खेती करने जा रही है। रिपोर्ट के जारी होते ही सोशल मीडिया में तमाम प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। पाकिस्तानी सेना कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए ये कदम उठा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक सेना 1000 एकड़ भूमि पर खेती करेगी। कृषि उत्पादकता बढ़ाने और खाद्य आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण वजीरिस्तान के जरमलम क्षेत्र में 41,000 एकड़ तक विस्तार करेगी, जो वर्षों से बंजर था। रिपोर्ट में पेशावर
के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सरदान असन अजहर हयाल के हवाले से कहा गया है कि इस तरह की परियोजना से कृषि उत्पादकता बढ़ने और खाद्य आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में पाक सेना कृषि खेती को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। बता दें कि खैबर पख्तूनख्वा प्रांत अफगानिस्तान की सीमा के करीब है। दक्षिणी वजीरिस्तान पहाड़ियों और चोटियों वाला एक ऊबड़ खाबड़ इलाका है जहां गर्म ग्रीष्म काल और अत्यधिक ठंडी सर्दियां होती हैं। बहरहाल दोस्तों, पाकिस्तान की सेना पाकिस्तानियों को सुरक्षा छोड़ अब खेती करेगी और किसानों जो पहले से ही वहां पर गरीब है दोस्तों, उनको और ज्यादा गर्त में धकेल दिया जा रहा है। और उससे भी बड़ी बात दोस्तों, किसानों की जमीनें पूरे तरीके से कब्जा ली जाएंगी। ऐसे में किसान भी परेशान है। इस पर आपका क्या कहना है दोस्तों, बताइएगा जरूर। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां इजराइल हमास संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद से की बात। मध्य एशिया के हालात पर हुई चर्चा। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से बात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर विचारों का आदान प्रदान किया और आतंकवाद, हिंसा व जनहानि के बारे में चिंताएं साझा की। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में ये जानकारी दी गई। बयान के मुताबिक दोनों नेताओं ने इजराइल और फलस्तीन के बीच जारी जंग के मद्देनजर सुरक्षा और मानवीय स्थिति के शीघ्र समाधान का आह्वान किया। पीएमओ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशियाई क्षेत्र के घटनाक्रमों पर विचारों का आदान प्रदान किया। बयान में कहा गया है कि दोनों नेताओं ने आतंकवाद, बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और नागरिकों की जान जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की और साथ ही सुरक्षा और मानवीय स्थिति के जल्द समाधान का आह्वान किया। मोदी और नहयान ने क्षेत्र में अस्थायी शांति, सुरक्षा और स्थिरता के महत्व पर जोर दिया। पीएमओ के मुताबिक दोनों नेताओं ने भारत यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी ढांचे के भीतर विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करना जारी रखने की अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराया। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां इजराइल से जंग के लिए हिजबुल्लाह को मिसाइलें देने जा रहा रशिया का वैगनर ग्रुप अमेरिकी खुफिया विभाग का सबसे बड़ा दावा। बता दें, इजराइल हमास युद्ध के बीच अमेरिकी खुफिया विभाग ने रशिया की प्राइवेट आर्मी माने जाने वाली वैगनर समूह को लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया है। दरअसल अमेरिकी खुफिया विभाग का दावा है कि लेबनानी मिलिशिया समूह की इजराइल के साथ झड़प के बाद वैगनर समूह हिजबुल्लाह के लिए एक उन्नत वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली देने की तैयारी कर रहा है। न्यूयॉर्क पोस्ट ने वॉल स्ट्रीट का हवाला देते हुए बताया है कि अमेरिकी अधिकारी वर्तमान में SA-22 की संभावित डिलीवरी पर वैगनर ग्रुप और लेबनान के हमास समर्थक मिलिशिया के बीच चर्चा की निगरानी कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार SA-22 प्रणाली को पेंटीर S1 के नाम से भी जाना जाता है। ये रशिया में निर्मित ट्रक पर लगी जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल और विमान भेदी तोपखाने हथियार प्रणाली है। साथ ही साथ आपको बता दें, जहां पर ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक की बहुत बड़ी चेतावनी, युद्ध स्मारकों को निशाना बनाया जा सकता है। फलस्तीन समर्थक विरोध प्रदर्शन को लेकर सुनक ने यह चेतावनी दी है। बता दें, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर चेतावनी दी है कि लंदन में नियोजित फलस्तीन समर्थक विरोध प्रदर्शन भड़काऊ और अपमानजनक होगा, क्योंकि उन्होंने गृह सचिव सुएला ब्रेवरमैन को हस्तक्षेप करने के लिए नियुक्त किया था। विरोध प्रदर्शन के समय ने इन आशंका के बीच चिंता पैदा कर दी है। ब्रिटेन के युद्ध हताहतों के लिए एडविन लुटियंस द्वारा डिजाइन किए गए सेनोटाप स्मारक और लंदन में अन्य युद्ध स्मारकों को निशाना बनाया जा सकता है। जी हाँ, अगली खबर की बात करें, जहां योगी के बुलडोजर मॉडल पर पाकिस्तान पहले मुस्लिमों को लेकर दिया था ज्ञान, अब गुस्से में तालिबान और अमेरिका। बता दें, पाकिस्तान ने अपने देश में रह रहे 17 लाख अफगान शरणार्थियों के खिलाफ क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए तत्काल पाकिस्तान छोड़ने का आदेश दिया है। पाकिस्तान की यह समय सीमा बीत चुकी है, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, और वो अब लोगों को जबरन निकाल रहा है। इनमें ऐसे भी हजारों लोग हैं जिनका जन्म ही पाकिस्तान में हुआ था और वे उसी को अपना देश मानते थे। पाकिस्तान सरकार इन लोगों को निकालने के लिए अब उनके घरों पर बुलडोजर चला रही है। ये वही पाकिस्तान सरकार है जो भारत में अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलाने को मुस्लिमों के साथ अन्याय बताती थी और इसको लेकर उसने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर जहरीला हमला भी बोला था। पाकिस्तान के इस कदम पर अब न केवल तालिबान बल्कि अमेरिका भी भड़का हुआ है। तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर के बेटे और अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री मुल्ला मोहम्मद याकूब ने पाकिस्तान के इस एक तरफा फैसले को क्रूर करार दिया है। मुल्ला याकूब ने कहा है कि अफगान शरणार्थियों को पाकिस्तान क्रूर दमन का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि योगी जी के बुलडोजर मॉडल को लेकर के पाकिस्तान योगी जी पर तंज कस रहा था, भारत पर तंज कस रहा था और जमकर बुराई कर रहा था दोस्तों। लेकिन अब खुद जब वो बुलडोजर चला रहा है तो ऐसे में अब उसको पता चल ही रहा होगा कि योगी जी भी किसी के साथ गलत नहीं कर रहे, चाहे पाकिस्तान गलत कर रहा हो, लेकिन रियलाइज जरूर हुआ होगा। साथ ही साथ आपको यह भी बता
है कि अमेरिका ने पाकिस्तान की सरकार के साथ 25,000 अफगानियों की एक सूची साझा की थी और कहा था कि इन लोगों को वापस अफगानिस्तान ना भेजा जाए क्योंकि तालिबान की सरकार उन पर बदले की कार्रवाई कर सकती है। अमेरिका के मुताबिक सूची में शामिल लोगों ने तालिबान पर कार्रवाई के दौरान अमेरिका का साथ दिया था। तालिबान ने जब अगस्त 2021 में अफगानिस्तान पर कब्जा किया था तब ये सभी लोग पाकिस्तान भाग आए थे। ये लोग अफगानिस्तान में अमेरिकी नेतृत्व वाली सेना से किसी न किसी तरह से जुड़े हुए थे और इन्हें अमेरिका की तरफ से विशेष वीजा दिया जाना है। हालांकि पाकिस्तान अमेरिका की इस सूची को लेकर कह रहा है कि इसमें बहुत सी गलतियां हैं और ये अधूरी है क्योंकि इसमें पूरी जानकारी नहीं दी गई है और इसी चीज को लेकर दोस्तों पाकिस्तान और अमेरिका में ठनी हुई है। एक और खबर की बात करें जहां रूस ने जानबूझकर फैलाई पुतिन की मौत की अफवाह, वजह कर देगी हैरान। जी हां, दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में शुमार रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मौत की अफवाह उड़ रही है। ये अफवाह खुद रशिया ने उड़ाई है। ये चौंकाने वाला दावा यूक्रेन की सेना ने किया है। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूसी राष्ट्रपति कार्यालय ने यह अफवाह फैलाई है कि पुतिन की मृत्यु हो गई है। उन्होंने ऐसा पुतिन की लोकप्रियता का अंदाजा लगाने के लिए किया। यूक्रेन ने दावा किया है कि क्रेमलिन जानना चाहता था कि पुतिन रूसियों के बीच कितने लोकप्रिय हैं। डेली मेल के रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी सैन्य खुफिया प्रवक्ता एंड्री यूसोव ने कहा है कि रूसी नेता की कथित मौत को लेकर रूसी टेलीग्राम चैनल पर पिछले हफ्ते एक रिपोर्ट आई थी। यह रिपोर्ट मॉस्को द्वारा इस्तेमाल की गई एक रणनीति थी जिसका उद्देश्य था घरेलू नियंत्रण पर मजबूत पकड़ हासिल करना और उसमें मदद करना था। यूसुफ ने कहा कि इस तरह से सीक्रेट सर्विसेज के दम पर स्थापित हुआ साम्राज्य ये सीखता है कि शासन कैसे जारी रखा जाए। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां 8 दिनों की यात्रा पर भारत पहुंचे भूटान नरेश वांगचुक। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा ने ऐसे किया उनका स्वागत बताते भूटान नरेश जिग्मे खेसर नाम ग्याल वांगचुक 8 दिनों की यात्रा पर कल भारत पहुंच गए। सबसे पहले उन्होंने अपने इस यात्रा की शुरुआत असम राज्य से की है। यहाँ वो अपनी पहली 3 दिवसीय यात्रा पर शुक्रवार को पहुंचे हैं। पड़ोसी हिमालय देश के 43 वर्षीय राजा का राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा, उनके कैबिनेट सहयोगियों और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने लोकप्रिय गोपीनाथ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्वागत किया। वांगचुक को असम का पारंपरिक गमछा भेंट किया गया और उन्होंने मुख्यमंत्री एवं उनके कैबिनेट सहयोगियों का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। भूटान नरेश शहर में नीलांचल पहाड़ियों पर स्थित प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर जाएंगे। वो दोपहर में गुवाहाटी में भूटानी प्रवासियों से मुलाकात करेंगे। रविवार को वो दिल्ली पहुंचेंगे। दोस्तों यहाँ वो प्रधानमंत्री मोदी जी और विदेश मंत्री जयशंकर जी और भी कई नेताओं से मुलाकात करेंगे। साथ ही साथ द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें जहां पाकिस्तान में एक और बड़ा तमाशा, इलेक्शन कमीशन के नोटिस को राष्ट्रपति ने पलट दिया। 11 फरवरी को नहीं होंगे अब चुनाव। जी हां, पाकिस्तान जो अपने राजनीतिक तमाशे के लिए कुख्यात है, प्रसिद्ध है, वहां पर चुनाव से पहले एक के बाद एक तमाशे हो रहे हैं। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने एक दिन पहले बताया था कि देश में 11 फरवरी को चुनाव करवाने का फैसला लिया गया है, जिसे पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने पलट दिया है और अब पाकिस्तान में 11 फरवरी को चुनाव नहीं होंगे। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति आरिफ अलवी और मुख्य चुनाव आयुक्त सिकंदर सुल्तान राजा गुरुवार को इस बात पर सहमत हुए कि देश में अब 11 फरवरी नहीं बल्कि 8 फरवरी 2024 को आम चुनाव होंगे। राष्ट्रपति अलवी के कार्यालय के एक बयान में कहा गया है कि सीईसी सिकंदर राजा और पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान के नेतृत्व में ईसीपी प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव की तारीख पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रपति सचिवालय में अलवी से मुलाकात की, जिसके बाद ये घटनाक्रम सामने आया। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं जहां इमरान खान से क्या हाथ मिलाएंगे जरदारी। नवाज शरीफ की जगह बेटे बिलावल भुट्टो को पीएम बनाने की है प्लानिंग, बता दें। पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 को आम चुनाव की वोटिंग होगी। इस बीच पाकिस्तानी मीडिया में इस बात के चर्चे तेज हो गए हैं कि अगले कुछ दिनों में 2 कट्टर विरोधी पार्टियां एक हो सकती हैं। कहा यह जा रहा है कि बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ गठबंधन कर सकती है। इस चुनाव से पहले पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान आ चुके हैं। पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ऐलान कर दिया है कि चुनाव के बाद नवाज शरीफ ही अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जेल की सलाखों के पीछे और उनकी पार्टी को लगभग पूरी तरह से तोड़ दिया जा चुका है। ऐसे में इस विकल्पहीनता का लाभ नवाज शरीफ को मिल सकता है। जी हाँ, ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग को रोकने के लिए पीपीपी इमरान के साथ जाने के लिए भी तैयार है। अगली खबर की बात करते हैं जहां पर फुटबॉल के बाद अब आईपीएल पर सऊदी अरेबिया की नजर। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग में इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्राउन प्रिंस, बता दे। सऊदी अरब अब धीरे धीरे इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में अपने पैर जमाने की कोशिश में है। सऊदी अरब
के क्राउन प्रिंस ने इंडियन प्रीमियर लीग में बड़ी हिस्सेदारी में निवेश करने की इच्छा जाहिर की है। न्यूज एजेंसी राइटर्स ने ब्लूमबर्ग न्यूज के हवाले से बताया है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट लीग इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL में $30 बिलियन की हिस्सेदारी खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। सऊदी अरबिया ने पहले से ही फुटबॉल और गोल्फ में अरबों का निवेश कर रखा है। नेमार और रोनाल्डो जैसे कई बड़े नाम करोड़ों की फीस पर लोकल क्लब के लिए खेल रहे हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के सलाहकारों ने अपने इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में भारत सरकार के अधिकारियों को बताया है। प्लान ये है कि IPL को एक कंपनी के रूप में ट्रांसफर किया जाएगा। इसकी वैल्यूएशन करीब $30 अरब होगी। इसके बाद सऊदी अरब इसमें बड़ी हिस्सेदारी खरीदना चाहता है। सऊदी अरब ने $5 अरब के साथ महत्वपूर्ण हिस्सेदारी खरीदने की इच्छा जताई है। सूत्रों के अनुसार जब क्राउन प्रिंस सितंबर में भारत आए थे तब ये चर्चा हुई थी। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में भीषण बम ब्लास्ट, आतंकियों ने पुलिस वैन को बनाया निशाना, 5 की हुई मौत। जी हां, पाकिस्तान एक बार फिर बम धमाके से दहल उठा है। शुक्रवार को आतंकियों ने खैबर पख्तूनख्वा में बम विस्फोट कर पुलिस को निशाना बनाया है। जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार को डेरा इस्माइल खान में एक पुलिस वैन को निशाना बनाकर किए गए विस्फोट में कम से कम 5 लोगों की मौत की खबर है और 20 लोग घायल हो गए हैं। अगली खबर की बात करें, जहां इजराइल के आयरन डोम से भी ताकतवर डिफेंस सिस्टम बना रहा है अपना भारत। चीन और पाकिस्तान को मिलेगी कड़ी टक्कर। बता दें, इजराइल का दावा है कि उसके आयरन डोम डिफेंस सिस्टम ने हमास की ओर से दागे गए रॉकेटों को बड़ी संख्या में विफल कर एक बार फिर अपनी क्षमता को साबित कर दिया है। इजरायली रक्षा बलों के मुताबिक अगर आयरन डोम सिस्टम ना होता तो हमास के हमलों में मरने वालों की संख्या कहीं ज्यादा होती। हालांकि हमास के कुछ रॉकेट आयरन डोम को चकमा देने में कामयाब रहे। ये रॉकेट जहां गिरे वहां उन्होंने भारी तबाही मचाई। इजराइल की ही तरह भारत भी दुश्मनों के बीच में है। भारत के 2 प्रमुख दुश्मन पाकिस्तान और चीन है। इन दोनों से बचने के लिए भारत आयरन डोम से कहीं अधिक प्रभावी वायु रक्षा प्रणाली को विकसित कर रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले से जुड़े लोगों ने कहा है कि भारत लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम विकसित कर रहा है। ये मिसाइल सिस्टम 350 किलोमीटर तक की दूरी पर आने वाले स्टील्थ लड़ाकू विमानों, ड्रोन, क्रूज मिसाइलों और सटीक निर्देशित हथियार का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने में सक्षम होगी। अगली खबर की बात करें, जहां इजराइल दौरे पर फिर एक बार पहुंचे विदेश मंत्री एंटी ब्लिंकन ने कहा कि मानवता का रखा जाए ध्यान। बता दें, इजराइल हमास युद्ध के बीच इजरायली सेना लगातार हमास के ठिकानों का निशाना बना रही है। इसी बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजराइल दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात की। बैठक में उन्होंने अमेरिका की प्रतिबद्धता को बताया है। उन्होंने कहा कि न केवल नागरिकों की सुरक्षा होनी चाहिए बल्कि वेस्ट बैंक में भी फलस्तीनियों के खिलाफ उकसावे और चरमपंथी हिंसा को भी रोका जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन ने लगातार इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के मुताबिक काम करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने की आवश्यकता है। इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय के बयान जारी करते हुए कहा गया है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन युद्ध शुरू होने के बाद तेल अवीव के क्रिया में तीसरी बार मिल रहे हैं। इजरायली दौरे में ब्लिंकन राष्ट्रपति इसाक हरजोग से भी मुलाकात करते हैं। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां ईडी का सबसे बड़ा दावा, सीएम भूपेश बघेल को महादेव बेटिंग ऐप के प्रमोटर ने दिए 508 करोड़ रुपए। जी हां, प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को छत्तीसगढ़ में एक सर्च ऑपरेशन के दौरान बड़ी सफलता हासिल किया, जिसमें 5 करोड़ 39 लाख रुपए नगद बरामद किए हैं। दरअसल ये कार्रवाई ईडी ने महादेव बुक ऑनलाइन बेटिंग ऐप सिंडिकेट की जांच के दौरान किया। इस दौरान पकड़े गए कैश कुरियर असीम दास ने पूछताछ में खुलासा किया है कि बड़ी रकम बघेल के नाम राजनेता को दिए जाने का इंतजाम किया गया था। 2 नवंबर को ईडी को खुफिया जानकारी मिली कि 7 और 17 नवंबर 2023 को होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर महादेव ऐप के प्रमोटरों द्वारा छत्तीसगढ़ में बड़ी मात्रा में नकदी ले जाई जा रही है। ईडी ने होटल ट्राइटन और एक अन्य स्थान पर तलाशी ली। भिलाई और सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के चुनावी खर्चों के लिए बड़ी मात्रा में नकदी पहुंचाने के लिए खास तौर पर संयुक्त अरब अमीरात से भेजे गए एक कैश कुरियर असीम दास को डिटेन किया गया। जी हां दोस्तों, आगे की जांच के दौरान ईडी ने पुलिस कांस्टेबल भीम यादव से भी पूछताछ की और उसे गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पहले दाखिल किए गए आरोप पत्र से पता चला था कि महादेव ऐप प्रमोटरों द्वारा भूपेश बघेल के 2 ओएसडी और उनके करीबी लोगों का हवाला के जरिए भुगतान किया गया था। इसके अलावा महादेव ऐप के प्रमोटर नियमित रूप से वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भुगतान करते थे। अब ऐसे में क्या भूपेश बघेल पर भी खतरों के बादल मंडराने लगे हैं? आपको क्या लगता है दोस्तों? साथ ही साथ आपको बड़ी खबर बता दें, जहां यूपी सरकार ने बदला इस जिले के गांव का नाम अमानुल्लापुर की
जगह हुआ जमुना नगर। बता दें यूपी सरकार ने सीतापुर के गांव अमानुल्लापुर का नाम बदलकर जमुना नगर कर दिया है। इस संबंध में शुक्रवार को अपर मुख्य सचिव राजस्व सुधीर कुमार गर्ग ने अधिसूचना जारी कर दी है। सीतापुर के डीएम ने इस संबंध में मंडलायुक्त लखनऊ का प्रस्ताव भेजा था। उन्होंने संस्तुति करते हुए राजस्व परिषद से इस पर विचार करने का अनुरोध किया था। भूमि प्रबंधन समिति ने इसके आधार पर एक प्रस्ताव शासन को भेजा था। इसके आधार पर शासन स्तर से गांव का नाम बदलने संबंधित सूचना जारी की गई है। जी हां दोस्तों, अपर मुख्य सचिव द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में दी गई व्यवस्था के आधार पर गांव का नाम बदल गया है। अब अमानुल्लापुर को जमुना नगर के नाम से जाना जाएगा। जी हां दोस्तों, ऐसे में जय श्री राम कमेंट में आप लोग जरूर कहिएगा। चलते एक और खबर की तरफ, जहां कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन को धोखा दिया, फिर बरसे अखिलेश यादव। सीएम केजरीवाल ने भी किया हमला। बता दें बीजेपी के खिलाफ एकजुट हुए विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल दल एक दूसरे के खिलाफ ही मुखर हो रहे हैं। नीतीश कुमार के बाद अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। वहीं गठबंधन में तकरार पर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि इनका टूटना तय है। दरअसल सपा ने मध्य प्रदेश में कई सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगहों पर किस्मत आजमा रही है। एमपी में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिली हुई है। अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस ने गठबंधन को धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि किसी ने सबसे पहले कांग्रेस की सरकार बनाने में साथ दिया था तो वो समाजवादी पार्टी का विधायक था। विजावर विधानसभा की सीट थी। बीजेपी और कांग्रेस दोनों घबराई हुई थी। जो सपा का उम्मीदवार था वो आज बीजेपी का प्रत्याशी है। कांग्रेस ने भी जो प्रत्याशी बनाया उसे दूसरे जगह से बनाया। जो जीत रहा होगा उसे दूसरी जगह क्यों भेजेगा? सवाल ये है कि क्या कांग्रेस ने लेन देन कराया है? उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी ने पुरानी आदत नहीं छोड़ी। कांग्रेस बीजेपी दोनों मिले हुए हैं। जी हां, साथ ही साथ एक और खबर की बात करें, जहां 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 15 लाख का बीमा। जी हां, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किया सबसे बड़ा ऐलान। बता दें 5 राज्यों में विधानसभा की तैयारियों के बीच भाजपा ने छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र जारी करते हुए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमने राज्य के लाखों लोगों से चर्चा करके घोषणा पत्र मोदी की गारंटी तैयार किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार आने पर गरीब परिवारों को 10 लाख रुपए तक का निःशुल्क उपचार सीएम राहत कोष से दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत योजना में केंद्र सरकार की तरफ से पहले ही 5 लाख तक का बीमा दिया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भाजपा के शासन काल में छत्तीसगढ़ की जनता को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर मिलेगा। रानी दुर्गावती योजना को शुरू किया जाएगा, जिसके अंतर्गत बच्चियों के बालिग होने पर उन्हें 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। उन्होंने विपक्षियों पर हमला करते हुए कहा कि झूठा प्रचार करने में पूरे देश में भूपेश बघेल का कोई सानी नहीं है। गृह मंत्री ने कहा कि भूपेश बघेल ने 5 साल के लिए यहाँ सरकार बनाई है, लेकिन इसमें उन्होंने केवल घोटाले ही किए हैं। इन 5 सालों में कानून व्यवस्था के मामले में भी भूपेश बघेल सरकार फिसड्डी साबित हुई। साथ ही साथ दोस्तों, ऐसे में ये थे अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ